नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। जगह जगह अगर आप देखेंगे या सोशल मीडिया पर कहीं भी नजर जाएगी तो चर्चाएं ये जरूर हो रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ बड़ा होने जा रहा है, संगठन स्तर पर क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तमाम सवाल हैं ऐसे कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है मुख्यमंत्री पद से, उनकी जगह किसी दूसरे को लाया जा रहा है क्या। नाराजगी की खबरें निकल कर आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है वो अब आंख दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता वो अब अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तमाम बातें निकलकर दोस्तों सामने आ रही हैं। दोस्तों, सवाल कई हैं कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है, पहले तो ये सवाल उठता है दोस्तों कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान होगा। और चलिए, अगर हटाने की बात हो भी रही है, दिल्ली से प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव की राजनीति हो रही है, तो 27 के चुनाव में क्या होगा। मुख्यमंत्री को हटाने के बाद जब चेहरा कोई दूसरा लाया जाएगा तो वो कौन चेहरा होगा। 27 के चुनाव में इसका असर क्या होगा। क्या दिल्ली दरबार से दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है, लखनऊ और दिल्ली की खाई और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। कार्य समिति की बैठक हुई है, उसमें कहा यह गया कि चिंतन होगा, मंथन होगा, लेकिन उसमें से कई खबरें निकलकर सामने आई, कई मैसेज निकलकर सामने आए, बातों बातों में कई सारी बातें निकलकर सामने आई। केशव प्रसाद मौर्य की बात ले लीजिए, उन्होंने जो बयान दिया है उसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। आखिर ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत करने की कोशिश की वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब से। केपी मलिक साहब, उनके आर्टिकल आप पढ़ते रहते होंगे, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी निगाह रखते हैं। उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। तो पहला सवाल हमारा ये था कि क्या उत्तर प्रदेश में बाबा को हटाया जा रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है, और अगर हटाया जाएगा तो उनकी जगह कौन बैठेगा, और अगर कोई और चेहरा आता है तो उसका आगे आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा। पहले सवाल का जवाब सुनिए केपी मलिक साहब का। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि दिल्ली कमजोर है और दिल्ली की हैसियत नहीं है कि वो बाबा को हटा दें। अगर बाबा हटते हैं तो उत्तर प्रदेश से 27 में साफ होती भारतीय जनता पार्टी उसी दिन साफ हो जाएगी जिस दिन योगी हटेंगे। क्योंकि बाबा अगर हटते हैं तो बाबा के बाद लाएंगे किसको। क्या वो बाबा को हटाने के बाद जिसको लेके आएंगे वो पार्टी को एक साथ लेके चल पड़ेंगे क्या। क्योंकि आपको ये भी देखना होगा, चाहे कल की मीटिंग की आप बात करें, चाहे उससे पहले समर्थकों की बात करें, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो भागों में भारतीय जनता पार्टी बट गई है और समर्थक भी दो जगह बट गए हैं, इंटरनली और आउटरली। एक मोदी समर्थक है, एक योगी समर्थक है। तो बड़ी तादाद किसकी है वो भी आकलन मंथन कर रहे हैं ना। अभी तो आपने मोदी जी के नाम पे किया, यूपी को बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि योगी जी के आसपास की जो सीटें थी वो सब सीटें आप हार गए। बाबा के आसपास की जो सीटें थी बाबा सब जीत गए, और जबकि बाबा के कहने से आपने टिकट बांटे नहीं, बाबा की आपने कहीं पूछ की नहीं, सब कुछ अपने तरीके से टिकट बांटा, सब कुछ आपने अपने आप से मैनेज किया, हर चीज की कमान आपके हाथ में थी। तो बाबा को आप किस बेस पे हटाएंगे। और क्या फिर पूरे देश में खाली बाबा के हटाने से आप ये संदेश दे देंगे कि बाबा की गलती थी इसलिए हमने आपको हटा दिया। तो सबसे बड़ी गलती तो मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, फिर उनको भी हटाइए। तो ये जो शीर्ष नेतृत्व है अपने ही बने हुए जाल में फंस गया है, और बाबा को किसी कीमत पे ये नहीं हटा सकते। और बाबा बोलते कम है, करते ज्यादा हैं। मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि बाबा ने कुएं में जो 40 डंडों की सीढ़ी डाली थी, वो बाबा का जो पैतरा था, वो बाबा की जो रणनीति थी वो कामयाब हुई है, और बाबा उसी रणनीति से बचे हुए हैं। अगर वो रणनीति बाबा की काम नहीं करती तो बाबा आज तक बाहर हो चुके होते। इतना टाइम नहीं लगता बाबा को, बाबा एक हफ्ते के अंदर बाहर हो गए होते। अगर बाबा आज तक बाहर नहीं हुए हैं तो अब बाबा बाहर नहीं होंगे। आप देखिएगा आने वाले जल्द ही 3 राज्यों में जो चुनाव है वहां भारतीय जनता पार्टी की और किरकिरी होगी, और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो और कमजोर होगा, और उसकी हिम्मत नहीं होगी बाबा को हटाने के लिए। आप देखिए
अभी 13 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, 13 में से 10 विपक्ष जीत गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि बाबा को फुल फ्लैश दे दिया जाए कि आप 10 सीटें अपने हिसाब से टिकट पर, जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, अभी हो जाएगा 1-1.5 महीने के अंदर। तो बाबा को फुल फ्लैश दे दीजिए, आप अपने लोगों को चुनाव लड़ाइए, अपने लोगों को जिताइए, जिसको जो करना है करिए, क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर इत्तेफाक से ज्यादा सीटें 10 की 10 हार जाएं या 8 सीटें हार जाएं, तो उसका ठीकरा बाबा के सिर पर फोड़ दिया जाए। ये भी चर्चाएं दिल्ली में चल रही हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या बाबा इस पे मानेंगे? मैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सीट है जो राष्ट्रीय लोकदल के पास थी, मीरापुर की सीट है, उससे चंदन चौहान विधायक थे, उन्होंने बिजनौर से एमपी का चुनाव लड़ा, वो जीत के गए हैं। और उस सीट पे आप सोचिए कि क्लेम ही नहीं कर रहा है कोई। भारतीय जनता पार्टी चाह रही आरएलडी लड़ ले, और आरएलडी चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ ले, क्योंकि वो सीट हारना तय है। उस पर 1.25 लाख मुस्लिम वोटर है। अब मुस्लिम वोटर 1.25 लाख है, और वहां से अगर समाजवादी पार्टी किसी गुजर समाज के, सैनी समाज के या किसी दूसरे व्यक्ति को अगर टिकट अच्छे व्यक्ति को दे देती है, तो निश्चित तौर पे वहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार है। अब इस हार की जिम्मेदारी कौन ले? इसलिए आरएलडी भी बच रहा। कहने के लिए आरएलडी ने कहा है कि हम 3 सीटें दीजिए हमें, हम 3 सीटें लड़ना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत उसकी अपनी खुद की सीट लड़ने की नहीं हो रही है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जिस सीट पर चंदन चौहान जीत के आए थे, वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। और वहां के तमाम मुस्लिमों ने और तमाम गुजर समाज के लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल के एमएलए को जिताने का काम किया था। वो परिस्थितियां बदल चुकी है, और जो लोग बीजेपी के मोहजाल में या बीजेपी के उसमें फंसे हुए थे, वो भी निकल गए हैं। उनको भी समझ में आ गया है। जो तस्वीर 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की धरातल पे थी, वो खुल गई है अभी तस्वीर। लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि आप अयोध्या जैसी सीटें हार गए, आप अभी केदारनाथ की सीट हार गए। केदारनाथ की सीट पे पहले भी कांग्रेस का विधायक जीता था, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला आया था, और वही भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। लेकिन भाजपा में जाके वो चुनाव हार जाता है, लोगों को पास में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। तो माहौल उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बदला हुआ है, इसकी जानकारी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी है और विपक्ष को भी है। और विपक्ष जो देखिए, विपक्ष अभी बहुत हावी है, विपक्ष बहुत उत्साहित है, विपक्ष बहुत जो है भारतीय जनता पार्टी को दबाव में लेके चल रहा है। आपने एक हफ्ते के सदन में देखा है, अभी सोमवार से सदन शुरू हो रहा है, बाकी तस्वीरें आपको यहाँ दिखाई देंगी। तो सत्ताधारी दल भाजपा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो केंद्र हो, बहुत ज्यादा दबाव में है। और ऐसी स्थिति में वो कोई बहुत बड़ा रिस्क ले पाएगा या योगी को हटाने की प्रयास कर पाएगा, मुझे इस पर संशय है। सुना दोस्तों आपने केपी मलिक साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हटाना था तो पहले हटा देते, अब योगी आदित्यनाथ को हटाना उत्तर प्रदेश से इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है उनको उनकी कुर्सी से हटाना, किसी दूसरे को काबिज करना। तफसील से बात की हमने केपी मलिक साहब से। इसके बाद केपी मलिक साहब से हमारा दूसरा सवाल था कि क्या इनसिक्योरिटी है यहाँ पर बाकी नेताओं को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, दिल्ली दरबार को इनसिक्योरिटी है, किसी तरह का कोई डर है क्या योगी आदित्यनाथ से? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसी बातें क्यों निकल कर आ रही हैं? क्या दिल्ली आखिर क्यों दिल्ली योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है? ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर हमने सवाल किया केपी मलिक साहब से, वो जवाब भी सुनिए आप। देखिए, इसलिए हटाना है, हमारे जो दुश्मन है, हमारा दुश्मन कौन होता है? अगर हमसे कोई ज्यादा लोकप्रिय है, हमसे ज्यादा कामयाब है, हमें कल को रिप्लेस कर सकता है, तो हमें उसको ठिकाने लगाना पड़ता है ना। आप याद करिए कि क्या होता था पहले। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी। अब कोई नहीं बोल रहा है मोदी के बाद योगी। क्यों नहीं बोल रहा है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन पता तो है लोगों को कि मोदी के बाद तो योगी है, तो इसलिए योगी को कैसे निपटाया जाए उसके प्रयास दिल्ली से चल रहे हैं। लेकिन अब तो वो सिर्फ प्रयास ही रह गए हैं। अगर ये पहले होता, 24 के चुनाव से पहले कुछ हो जाता बाबा का, तो हो जाता। अब बाबा का कुछ नहीं हो पाएगा, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। दोस्तों, तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये था कि क्या दबाव की राजनीति हो रही है? आखिर ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है?
इतना माहौल क्यों बनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि उनसे लोग नाराज हैं, पार्टी के ही नेता नाराज हैं और दिल्ली से दबाव बनाया जा रहा है, बड़े शीर्ष नेतृत्व की तरफ से क्या दबाव बनाया जा रहा है, क्या ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है, ये दबाव की राजनीति क्यों की जा रही है? इन सवालों को लेकर हमने केपी मलिक साहब से बातचीत की है, जरा उनको भी सुनिए। आज की जो भाजपा है वो भाजपा नहीं है, मैं आपको बताऊं। भाजपा बदल चुकी है। भाजपा पिछले 10 साल से जिस अंदाज में काम कर रही है, चाहे उसको आप ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, चाहे आप उसको कुछ भी कहिए, योगी जी का भाषण सिर्फ दिखावा था। योगी जी बोल कुछ और रहे थे, अंदर कुछ और था, सोच कुछ और रहे थे। तो ये तो खाली दिखावा था। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, आज देख रहे हैं, जो एक माहौल बनाए हुए हैं, जैसा कि अभी चंद्रकांत जी ने कहा, और जो एक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी के खिलाफ एक मोर्चा बना हुआ है, तमाम नाम इन्होंने गिनाए, वो सारे लोग भी तो बहुत कमजोर हैं। क्या आप कह सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल बहुत मजबूत है आज उत्तर प्रदेश में? उनकी अपनी सीट किस तरह से निकली है, उसका आकलन आप दोनों मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हैं। संजय निषाद की कोई हैसियत है आज अपनी अपनी जाति का वोट वो लेके दिखाए? जो राजभर जी की बात करते हैं, जो सीधा चाय पीते थे दिल्ली में बैठ के चाणक्य जी के यहाँ, उनकी क्या स्थिति है? राष्ट्रीय लोकदल की क्या स्थिति आज वेस्टर्न यूपी में बची हुई है? तो इस दबाव से काम चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ जो है शगुफेबाजी है ये, और सिर्फ हवाई चीजें हैं ये। मजबूती इसमें कहीं कुछ नहीं है। अगर ये होती है, सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए कोशिश की जाती है कि बीच बीच में बयान दे दीजिए। ये वही ब्रिजेश पाठक हैं जो हॉस्पिटलों में घुस जाते थे जाके, याद होगा आपको पिछली बार, ओहो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या उसके बाद सारे हॉस्पिटल ठीक हो गए क्या? लखनऊ में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल फिट हो गई क्या? तो फिर अभी क्यों नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटलों में ये? तो मेरा कहने का मतलब है, ये एक दबाव बनाने की रणनीति है, लेकिन दबाव बन नहीं रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो हताश, उदास, निराश जो हैं, उनको ये दिख रहा है कि बाहर से आए हुए लोग हमारे सिर पर बैठ गए हैं। कोई भी कार्यकर्ता 10 साल से अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसके भी कुछ काम होते हैं, कोई निजी कार्य होते हैं, कोई सामाजिक कार्य होते हैं। वो जब धरातल पे काम करता है तो उसके ऊपर भी 10 प्रेशर आते हैं काम के। जिन लोगों से वो वोट दिलवाता है, जिनको वोट डालने बूथ पे लेके आता है, उनके भी कुछ काम होते हैं। जब नहीं होते हैं काम, उसको ताना सुनना पड़ता है, और उसके काम नहीं होते हैं तो वो भी प्रेशर में आता है। तो इस तरह के कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, अगर आप समीक्षा बैठ के कर रहे हैं और आप ब्लॉक प्रमुख से, जिला प्रमुख से और आप पन्ना प्रमुख से पूछ रहे हैं कि बताइए क्या कारण रहा, ये क्या है, तो पहले इनको तो पहले ही पता है पन्ना प्रमुख को तो, और इन्होंने तो आपको भी बता दिया था कि बहुत बुरी स्थिति है, संजीव बालियान का और संगीत सोम का संग्राम चल रहा है। तब नहीं आपको समझ में आया? अब आप समीक्षा बैठक में निकालेंगे, तमाम पन्ना प्रमुखों ने, तमाम जिला प्रमुखों ने, तमाम ब्लॉक प्रमुखों ने उससे पहले रिपोर्टें भेजी हुई है, 2-2 महीने पहले। वो रिपोर्ट कहाँ है? वो रिपोर्ट तो आप पढ़ नहीं रहे। अब आप हारने के बाद समीक्षा बैठक करके उन्हीं से पूछ रहे हैं क्या बताएं, और उन्होंने जो बताया वो तो सुना नहीं हमने। जो पन्ना प्रमुख ने, ब्लॉक प्रमुख ने, जिला अध्यक्ष ने बताया है, क्या उस मीटिंग में आपने सुना है? आपने तो 2 भाषण हमें सुना है यहाँ पे, तो उन्होंने तो बहुत गंभीर बातें बताई। तो इसलिए पार्टी में जो दो फाड़ हो गई है, पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है, पार्टी के साथ संगठन नहीं जुड़ रहे, जो सहयोगी संगठन आरएसएस के, इससे बड़ा क्या होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। ये क्यों कहना पड़ा इनको? ये किसने कहलवाया? इसके कारण क्या है? ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जनता को, वो भी चुनाव से पहले? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अति उत्साह में थे और आपको ये लग रहा था कि इस बार हम 400 पार आएंगे और हम ये बता सकें कि हमें ना संघ की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, ये मोदी की गारंटी पर 400 सीटें आई। अब दोस्तों आखिरी सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा होता है, या फिर जो तस्वीर दिख रही है, जो झगड़े चल रहे हैं, जो अंतर कलह चल रही है, उसका फायदा क्या सीधे तौर पर अखिलेश यादव को मिलता दिखाई देगा? क्या 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव इस पूरी तस्वीर का फायदा उठा सकते हैं, इस पूरे माहौल का फायदा उठा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चल रहा है उसका फायदा 27 में अखिलेश यादव उठा सकते हैं क्या? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 2027 में क्या अखिलेश यादव को इसका फायदा मिलेगा? इन सवालों के साथ
हमने बातचीत की केपी मलिक साहब से, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश की बात करें 2017 की, अखिलेश यादव के परिवार में लड़ाई थी, कई सारे तमाम कारण थे। जिस प्रकार से लोग थोड़े से मान के चलते थे कि मुस्लिम जो समाज है वो थोड़ा-सा हावी था, उससे कहीं न कहीं कुछ लोग त्रस्त थे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सेंटर में आई थी और जिस तरह से जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, लोगों में जोश था। और एक सबसे बड़ा कारण 2013 का दंगा भी था मुजफ्फरनगर का। इन तमाम कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे नंबर हासिल करे थे उत्तर प्रदेश। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से हतोत्साहित लोग हुए हैं, चाहे वो केंद्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में भी पिछले 7 साल से आप जिस प्रकार की राज्य व्यवस्था देख रहे हैं, जिस तरह से आप सत्ता के 3 से 4 केंद्र देख रहे हैं, एक केंद्र बनारस में है, एक केंद्र दिल्ली में है, एक केंद्र लखनऊ में है, तो इस तरह से कहीं न कहीं ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और उसका फायदा अखिलेश को ही होगा। क्योंकि अखिलेश आज वहां पे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अगर अभिमान में नहीं होती तो अखिलेश यादव की सीटें इतनी नहीं आती। आज चाहे समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी कहें, अखिलेश भी कुछ भी कहे, जितनी बार भी हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों से बात होती थी, कभी नहीं कहा उन्होंने कि हमारी 20-25 से ज्यादा सीटें आ वो ये कहते थे कि हमारी 20, 22, 25 सीटें आ जाएंगी, इतनी ज्यादा सीटें आ जाएंगी उनकी, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। ये जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत थी, भारतीय जनता पार्टी से लोगों का जो मोह भंग हुआ था, उसका फायदा अखिलेश यादव को मिला, उनकी पार्टी को मिला, कांग्रेस को मिला। और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कांग्रेस ने ये चुनाव नहीं लड़ा, ये तो बाद में एक्टिव हुए। अगर आप याद करें हमारे पहले चरण की या दूसरे चरण की डिस्कशन जब होती थी, आज भी मैं आपको 3 सीटें गिनवा देता हूं वेस्टर्न यूपी की, जिन पर कांग्रेस या विपक्ष जीत सकता था। अगर अमरोहा की सीट पर दानिश अली को पहले ही राहुल गांधी कमिट नहीं किए होते और दानिश अली की जगह दूसरा कैंडिडेट अमरोहा से होता तो वो कांग्रेस सीट जीतती। मथुरा से अगर अच्छा कैंडिडेट थे, मथुरा भारतीय जनता पार्टी हारती, कांग्रेस जीतती। फतेहपुर सीकरी पे अगर अच्छा टिकट आप देते तो फतेहपुर सीकरी कांग्रेस जीतती। तो 3 सीटें तो मोटा मोटी कांग्रेस की ये नुकसान होंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से चुनाव विपक्ष ने नहीं लड़ाई, तो लास्ट में एक्टिव हुए। अगर ये कुछ महीनों पहले, 3 महीने पहले अच्छे से एक्टिव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी को और अधिक नुकसान हो सकता था और वो 30 से नीचे उत्तर प्रदेश में आ सकती थी। ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन इतनी खतरनाक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ये तो हम जो गारंटी लेकर चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, अगर आप याद करेंगे, कई सीटों पे हमने तो गारंटी ले ली थी कि ये तो हारेंगे ही हारेंगे। ऐसी सीटें बहुत सारी थी। तो धरातल के लोगों को आइडिया था, क्योंकि हमारी संघ के बीजेपी के निचले कार्यकर्ता से बात होती थी। तो दोस्तों सुना आपने, कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ और बुरी हालत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है, बातचीतें हो रही हैं कि आखिर अब क्या उत्तर प्रदेश में हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा क्या किसी के सिर पर, और क्या मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर चेहरा बदला जाएगा। ये सब सवाल हैं दोस्तों, और इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कुछ दिन रुकिए, बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।